बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका इस सेशन में। और आज अभी हमने कई सेशन किए और सबके जरिए ये समझने की कोशिश की, चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, कई सामाजिक मुद्दे हो। इससे पहले भी आपने सुना देश के विकास को लेकर जो चर्चा हमने की, वो आगे विकसित भारत की एक अहम कड़ी है और यही आज इस मंच के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यश पाटीदार इस वक्त हमारे बीच हैं। आपकी कंपनी न सिर्फ मध्य प्रदेश में, इंदौर में, बल्कि महाराष्ट्र में भी इस वक्त कार्यरत है। आपसे सबसे पहले जो आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में समझना चाहूंगी। नमस्कार, हमारी कंपनी एग्रीकोर रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड इंदौर बेस्ड कंपनी है, जो कि रियल एस्टेट में काम करती है और साथ ही एग्रीकल्चर लैंड्स में भी काम करती है। हमारी कंपनी जो है हाल फिलहाल इंदौर के अलावा महाराष्ट्र में भी काम कर रही है। इसके अलावा जैसे बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें चाहते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। हमारा यही मकसद है कि बाहर के इन्वेस्टर्स उनके प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे इंदौर में आकर शुरू करें, जिसके लिए हम बाहर के इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके यहाँ पर लाते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करवाते हैं, जिससे काफी अच्छे यहाँ के मतलब काफी अच्छा उनका डेवलपमेंट वगैरह का काम होता है। और इंदौर क्या है कि अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में डेवलप्ड शहर है, मतलब डेवलप हो रहा है, तो अच्छे से डेवलप होने के लिए उसको और बाहर के इन्वेस्टर की आवश्यकता है। इसलिए हम महाराष्ट्र में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस वगैरह के, और रोड कंस्ट्रक्शंस का हमारा मेन काम था पहले। बाद में हमने रियल एस्टेट में काम चालू करा है, तो बाहर के इन्वेस्टर्स को हम यहाँ पर लाकर अप्रोच करके और इंदौर में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। तो आपकी जर्नी कब शुरू हुई और कैसे आपने ये सफर अपना शुरू किया? जर्नी में ऐसा है कि हमारी कंपनी थी 2010 में, पिताजी के कैंसर होने के पहले 2010 में पिताजी ने कैंसर फेस करा। वो कंपनी टोटल लॉस में चली गई थी। मेरी एज तो काफ़ी कम है, 25 ईयर्स का हूँ। तो पिताजी ने फिर धीरे धीरे वापस से 2010 से बात 2015 तक स्ट्रगल करके उनके जर्नी शुरू की थी। उसके बाद में हमने नई कंपनी श्री सांवले ट्रेडर्स 2017 में फॉर्म की। पिताजी के सपोर्ट से मैंने 2017 में श्री सांवले ट्रेडर्स प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी। उसके बाद से हमने धीरे धीरे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम चालू करा, और उसके बाद में स्ट्रगलिंग करते 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 2022 में हम वापस से रियल एस्टेट में उतरे। 2022 से 2025 में पिताजी के सपोर्ट से आज कंपनी हमारी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। एक वक्त वो भी था कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कंपनी भी आपकी पूरी तरह से बंद करनी पड़ गई थी आपको। ये कौन सा वक्त था जब शून्य से शुरुआत हुई? ये वही दौर था मैम, 2010 वाला ही दौर था जब पिताजी को कैंसर हुआ था। शून्य से वापस से शुरुआत करने में काफी तकलीफ हुई थी। बिना किसी सपोर्ट के पिताजी ने अकेले कंपनी वापस से प्रोप्राइटरशिप में शुरू की, और उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते हमने काफी स्ट्रगल किया, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ फैमिली सपोर्ट, कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट, कुछ हमारे मित्रों का सपोर्ट, पिताजी के मित्रों का सपोर्ट, उनसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े और वापस से कंपनी डेवलप की। और आज काफी स्ट्रगल के बाद 2025 में हमारी कंपनी काफी अच्छे लेवल पे आ गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गए हम प्रोप्राइटरशिप से, और रियल एस्टेट में हमारी कंपनी का इंदौर लेवल पे अच्छा नाम है, मध्य प्रदेश में अच्छा नाम है। ऑल इंडिया की कंपनी इन्वेस्टर्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, या फिर तो अभी मुख्यमंत्री कई बार इंटरनेशनल विजिट भी कर चुके हैं कि आप आइए मध्य प्रदेश के अंदर निवेश करिए, कैसा माहौल आपको नजर आता है इन्वेस्टर के तौर पर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर के तौर पर अगर बाहर के इन्वेस्टर्स जैसे बड़ी सिटीज के और दूसरे स्टेट्स के इन्वेस्टर्स हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह इंदौर है। इंदौर एक तो सबसे अच्छा स्वच्छ शहर है, और उसके आसपास में महाकाल की नगरी है, ओंकारेश्वर है, जो कि तीर्थ स्थल भी है। और उसके साथ में अगर आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो दिल्ली जैसा हमारे यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे अच्छी। लेकिन आपके यहाँ शादियां बहुत टूट रही हैं आजकल। वो तो क्या ही हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, हर किसी शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो जैसे आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई होगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप किसे श्रेय देना चाहेंगे सफलता का? सारा श्रेय मेरे पिताजी को ही देना चाहूंगा, क्योंकि पिताजी के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। रियल लाइफ हीरो हैं, और काफी उन्होंने स्ट्रगल करा है उनकी लाइफ में,
और उसी स्ट्रगल के साथ में आज हमको बैकग्राउंड सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, सर इस वक्त यहीं पर मौजूद है। जी बिल्कुल है ना। पापा के मुंह से अपने लिए कुछ सुनना बहुत मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल। खुद भी ये चीज हमेशा से फेस करती हूँ कि पापा बहुत मुश्किल से तारीफ करते हैं। जी, जी। कभी तारीफ की आपकी? मेरी तारीफ तो नहीं की, मैं रात में मेरा एक्सीडेंट हो गया कार से, लेकिन पिताजी ने कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला मेरे को। रात में 2:30 बजे कार ठोक दी थी मैंने। पिताजी तो सपोर्टिव है ना। ओके। अच्छा अब फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में मैं रियल एस्टेट के साथ में नर्सरी में काम करना चाहूंगा, प्लांटेशन वगैरह का, और ग्रीनरी को बढ़ावा देना है हमको। अच्छा। जैसा हमारा नाम है एग्रीकोर, तो एग्रीकल्चर लैंड्स में हम काम करेंगे और एग्री से ही ज्यादा रिलेटेड काम करेंगे। अभी अभी कुछ आप कर रहे हैं इसके लिए, बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल मैम, अभी नर्सरी का प्लान शुरू करने वाले हैं काफी जल्द। 2026 में मार्च के पहले पहले हमारा नर्सरी का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जो कि इंदौर से चालू होगा। और उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि ऑल इंडिया में हमारे नर्सरी का नाम हो एग्रीकोर के नाम से। अच्छा मध्य प्रदेश में आप अपने ये जो आपका पूरा बिजनेस है इसको बढ़ावा देने के लिए क्या इंदौर से भी बाहर पूरे एमपी के अंदर अभी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? एमपी में एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहे हैं हम, हाँ। परचेस एंड सेल का। बाकी जैसे क्या है, प्रोजेक्ट्स इंदौर में ही चल रहे हैं हमारे, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ में हमारा रोड वर्क्स का काम काज है, पीडब्ल्यूडी वगैरह का कामकाज कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारा मेन सेंड सप्लाई का काम है, जो कि हम हमारे कमर्शियल व्हीकल से करते हैं। और आगे इन फ्यूचर जो प्लान रहेगा हमारा, इंदौर से निकल के हम भोपाल में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और उसके अलावा कुछ और सिटीज हमने डिसाइड कर रखी है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत जल्द चालू करेंगे। अच्छा जो यहाँ पर युवा इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या लगता है आज अगर मैं आपसे कुछ बड़े सेक्टर समझना चाहूं, सपोज मुझे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं किसी भी सेक्टर में, तो आप कुछ सजेस्ट करते हैं और करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से बढ़िया आउटपुट मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया आज की तारीख में रियल एस्टेट ही है मैम। अगर आप प्लॉट भी खरीदते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आप लैंड खरीदते हैं उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आपने अगर 100 रुपए का कोई लैंड खरीदा है तो इन फ्यूचर आपको 110-112 रुपए ही मिलेंगे उसके। तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट थिंग एज आई नो, कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक के एज के हिसाब से कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट जगह है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे। और उस चीज में आपको ना डेप्रिसिएशन लगेगा, ना खर्चा लगेगा, ना कुछ नहीं। एक बार खरीदा तो लैंड ही रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, जो बायर्स हैं उनका विश्वास कैसे आप जीतते हो, क्या करते हो? क्योंकि अगर मुझे ही कोई प्लॉट लेना है, कोई फ्लैट लेना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सच में लीगल है नहीं है, और फिर वो विश्वास जनरेट करना वो और भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करते हो ये सब? बायर्स को उनका विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सामने वाला जो बंदा है वो हम पे ट्रस्ट इसलिए करता है क्योंकि हम प्रोडक्ट ही ऐसा देते हैं। अगर किसी को जो चीज चाहिए, जिसकी जो नीड है, उस हिसाब से अगर उसको जो चीज दी जाएगी तो सामने वाला ट्रस्ट ऑलरेडी कर ही लेगा। और उसके अलावा जो लीगल चीजें रहती हैं वही हम प्रोडक्ट्स देते हैं बायर्स को। जैसे कि किसी चीज में, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी जगह झगड़े वाला ऐसा वैसा रहता है, लेकिन हम क्या है कि पहले पूरी चीजें छानबीन करके ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसी कोई दिक्कत आई है कि आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम इस तरीके की सामने आई हो, कोई प्रॉपर्टी आपने बेची हो और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कभी कि दिक्कतें हुई हैं, आपको चैलेंज फेस करना पड़ा? बिल्कुल दिक्कतें होती हैं। एक ही बार हुई थी हमारे साथ में, उसमें हमने थोड़ा सा सामने वाली पार्टी पे ट्रस्ट करा था, जो सेलर था उस पे। तो उसके बाद से हमने जिसको सेल करा था परचेस करके वापस, हम उस पार्टी के साथ में खड़े रहे, हमने उसको उसका हक दिलाया वापस से। और बहुत सारी बात हो ही जाता है क्योंकि वो परिवार का मामला रहता है। अब परिवार में क्या रहता है, 2 भाई रहते हैं, 2 में से एक ने बेच दिया, दूसरा फिर विवाद करने आ गया। तो उसमें एक भी बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें हमने फिर पार्टी का ट्रस्ट जीता वापस से और उसको उसका हक दिलाया ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, बायर्स की तो बात हो गई, जो सेलर्स हैं यानी जो आप लोग हैं, आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? मतलब अगर आपको सामने वाले बंदे के सामने ट्रस्ट उनका बिल्ड करना है तो बहुत सारी चीजें होती हैं ना, जो लोग आपको सुन रहे हैं। एक बार बताइए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और फिर कैसे कैसे उनको दूर करते हो? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सेलर को कन्विंस करना, उसके रेट में बिठाना, पार्टी और दोनों को
जो बायर है और सेलर है दोनों की कम्युनिकेशन बिल्कुल मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि सेलर कभी सोचता है कि मैं ज्यादा में बेच दूं, बायर सोचता है मैं कम में खरीद लूं। अब दोनों को मेंटेन करके और दोनों के बीच की जो उनको कन्विंस करके और बीच का रास्ता निकाल के और उनका ट्रस्ट बिल्ड करके हम प्रोडक्ट फिर सेल करते हैं। अच्छा, जैसे अभी यूपी में होता है कि यूपी रेरा आ गया है, तो अब क्या है कि जितने भी बड़े ये आपके बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी बड़े ये सेलर्स हैं जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं चीजें। एमपी के अंदर जैसे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, आपको किसी तरह की दिक्कतें होती हैं? एमपी में हमारे सीएम साहब मोहन जी यादव ने जब से संपदा 2.0 चालू करी तब से डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि सारी ऑनलाइन डीड बन रही है। रजिस्ट्रार में भी कोई दिक्कत नहीं आती, रजिस्ट्री करवाने जाओ उसके आधे घंटे पहले आपका स्लॉट बुक हो जाता है डीड बनने के बाद में, तो हाथों हाथ काम हो जाता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल परेशानी नहीं आती। इससे पहले ऑफलाइन होता था सब कुछ, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती थी? उस वक्त मैम सर्वर के काफी इश्यूज आते थे, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लगभग अभी मार्च के बाद से जब से संपदा 2.0 चालू हुआ है रजिस्ट्री में, तब से दिक्कत आने बंद हो गई। उसके पहले स्लॉट बुक होते नहीं थे, स्लॉट बुक होने के लिए कभी कहाँ का सर्वर चल रहा है कभी कहाँ नहीं चल रहा है, दिक्कतें आती थी। ओके। अच्छा, आपको बहुत साल हो गए इसी सेक्टर में काम करते हुए, आज मध्य प्रदेश में माहौल कितना बदला हुआ नजर आता है? मध्य प्रदेश में माहौल हाल फिलहाल तो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल एस्टेट में भी बढ़िया है, और 2028 में कुंभ आने वाला है हमारे यहाँ पे महाकाल की नगरी में, तो उसके लिए भी इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टर सारे रेडी हैं इंदौर और उज्जैन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आने वाला समय काफी अच्छा ही रहेगा। तो ये महाराष्ट्र में भी आपने अब अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, वहां पर क्या इजी रहता है, सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं वहां पर? मैम बिना बैकग्राउंड सपोर्ट के तो मैनेज नहीं होती है। हाँ। बाकी वहाँ के हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, तो लोकल सपोर्ट रहता है तो कोई इशू नहीं आता है। तो महाराष्ट्र क्यों चुना फिर? अब एमपी से बाहर यूपी भी आप आ सकते थे, छत्तीसगढ़ भी आप जा सकते थे। महाराष्ट्र यूपी छत्तीसगढ़ से ज्यादा सेफ है मैम। सेफ है? हाँ। अब तो यूपी भी सेफ हो गया है, लोग कहते हैं, मैं तो खुद ही यूपी से हूँ। हाल फिलहाल तो यूपी भी सेफ है, योगी जी वहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या है कि हमारा थोड़ा सा सपोर्टिव सिस्टम ज्यादा है उधर, तो इसलिए हम उधर डाइवर्ट हो गए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी टीम के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना? अपनी टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टीम को तो हमेशा धन्यवाद ही देता हूं मैं, और उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि वो और बढ़िया काम करें, क्योंकि जैसे पिताजी मेरे को सपोर्ट करते हैं ऐसे मैं टीम को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार की एक बार फिर से मैं बात करना चाहूंगी, आपके कुछ सजेशंस हैं कि सरकार को अभी आने वाले टाइम में ये करना चाहिए? अभी संपदा 2.0 का आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन कुछ और सजेशन आप देना चाहेंगे? जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, तो जाहिर तौर पर जो लोग आपको सुन रहे हैं राज्य सरकार से जुड़े हुए, उनके लिए कुछ सजेशन है आपका? सजेशन तो एक ही है कि संपदा 2.0 आने के बाद काफी आसानी हो गई है। उसमें एक चीज और होना चाहिए कि जो डीड बनती है, डीड में जैसे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। अच्छा, एमपी के अंदर इंदौर में आपके प्रोजेक्ट्स हैं और नंबर 1 शहर भी इंदौर है। अभी 2028 में सिंगल्स भी होने वाला है, तो इन्वेस्टर और जो यूजर्स हैं उनको आकर्षण के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहेंगे? 2028 में सीएस तो आने वाला है, तो इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाहर की कंपनियां जैसे मुंबई की है, दिल्ली की कंपनियां हमारे यहाँ पे इंदौर उज्जैन में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब शुरू हो गया इन्वेस्ट उनका। जैसे गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी इंदौर में, तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं आप ही के इसी फील्ड में, आपके इंदौर में, मध्य प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप अलग कैसे हो और लोगों से, क्या जवाब होगा आपका इस पर? ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि बिना छानबीन के काम करते हैं, उससे क्या होता है बाद में जो कस्टमर्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है। और हमारी कंपनी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहले हम काम करते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसके बाद सामने वाले बायर को प्रोडक्ट देते हैं ताकि उसको बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन ऐसा होता तो होगा ना अक्सर कि आपने कोई प्रोजेक्ट सेल कर दिया और फिर उसके बाद दिक्कतें हुई हो, ऐसा कभी हुआ? कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? नहीं मैम, अभी तक तो दिक्कत नहीं है, बाकी इन फ्यूचर आती है तो उसके लिए डील करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, जो युवा यहाँ पर है उनके लिए कोई मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे? एक ही मैसेज है मैम, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया भी पैसे कमाने का बढ़िया जरिया हो गया है वैसे। वो तो है मैम, लेकिन क्या है कि हर कोई उस चीज पे 100 में से एक ही कमा पाता है, बाकी तो सब टाइम वेस्ट ही करते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, यही बहुत-बहुत समझने धन्यवाद। की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे थे कि आखिरकार जो रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े हुए एमपी के अंदर लोग हैं, वो किस तरह से आगे जब इन्वेस्ट करें एज अ बायर, एज अ सेलर, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या फिर अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देश से भी हैं, विदेश से भी हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन सा उनके लिए बढ़िया सेक्टर यहां पर रह सकता है, और क्या वाकई वैसा माहौल है जैसा बताने की कोशिश की जाती है, जैसा जमीनी स्तर पर नजर आता है।